सबसे सर्वप्रथम बहुत बहुत आभार आपको कि आपने मुझे ये सुअवसर प्रदान किया कि इस स्वतंत्रता की ईव की पावन बेला पर मैं आप सबसे बातचीत कर सकूं, आपसे अपने विचार शेयर कर सकूं। हमारा स्वतंत्रता दिवस आ गया है, 75वां स्वतंत्रता दिवस है ये, 75th ईयर शुरू होता है हमारा, और ये समय है टू टेक स्टॉक। वेयर वी आर गोइंग डिपेंड्स अ लॉट ऑन वेयर वी केम फ्रॉम। हम कहाँ जा रहे हैं बहुत हद तक मुनस्सर है कि हम आए किधर से। हाउ डिड वी गेट आवर फ्रीडम। तो जहां ये फ्रीडम की बात की जाती है, हमें गाना सुनाया जाता है, दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, एटसेट्रा एटसेट्रा। मैं बड़े विनम्रता से कहना चाहूंगा कि ऐतिहासिक पैमाने पर ये बात सत्य नहीं है। दिस इज नॉट ट्रू, दिस इज नॉट करेक्ट। क्योंकि हमने बहुत रिसर्च की है इस विषय के ऊपर। हमारे प्रोफेसर कल्याण, डॉक्टर कल्याण डे थे, वो लंदन गए थे ट्रांसफर ऑफ पावर आर्काइव्स, जो कि 1977 में टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट अंग्रेजों ने उस जमाने की आजादी के समय काल की जो है वो डिक्लासिफाई करी है, वो हमने जाके स्टडी करी। हमने खासकर उनको कहा था कि जो दस्तावेज हैं, जो प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली, वो 1945 से 1950 तक प्राइम मिनिस्टर रहे, और जो हमारे वायसरॉय फील्ड मार्शल वेवल, कमांडर इन चीफ ब्रिटिश इंडियन आर्मी फील्ड मार्शल ओकिनले, और उसके अलावा जो गवर्नर्स थे तमाम प्रोविंसेस के, जो इंटेलिजेंस ब्यूरो के चीफ थे, जो मिलिट्री इंटेलिजेंस के चीफ थे, ये इत्यादि इत्यादि जो टॉप की डिसीजन मेकर्स थे, जैसे कि लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, इन सब के दस्तावेज हमने पढ़े। और जो मैंने किताब लिखी है बोस और गांधी, हु मेड इंडिया फ्री, उसमें मैंने ये पेपर, पैरा नंबर, पेज नंबर साइट नहीं किया। तमाम का तमाम दस्तावेज ने फोटो कॉपी करके वो उस किताब में लगा दिए, पूरे दस्तावेज इन दी ओरिजिनल, ताकि हर कोई उन्हें पढ़ सके एंड यू कैन कम टू योर ओन कंक्लूजन। देखिए उसमें साफ लिखा है कि जो क्विट इंडिया मूवमेंट थी उसको तो बड़ी बुरी तरह से क्रश कर दिया था अंग्रेजों ने। 57 गोरी पलटनों का इस्तेमाल किया, 57 जो व्हाइट ट्रूप्स थे ब्रिटेन से, ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से, उनका इस्तेमाल करके उन्होंने हमारे हिंदुस्तानी सिपाही इस्तेमाल ही नहीं, क्योंकि उनको शक था कि शायद वो अपने लोगों पे गोली ना चलाएं, उन पे कार्रवाई ना करें, बिकॉज लोग बहुत आक्रोश में थे उस वक्त। ये हमको प्रोमिसेस दे रहे थे आजादी के और बेवकूफ बनाए जा रहे थे। तो इसके चलते अंग्रेजों ने गोरी पलटनों का इस्तेमाल किया और बड़ी बेरहमी से 1942 की क्विट इंडिया मूवमेंट को क्रश कर दिया। सारे कांग्रेस लीडर, गांधी जी से लेकर नेहरू जी को लेकर तमाम जो थे, सरदार पटेल वगैरह, सबको जेल में डाल दिया 2-2.5 साल के लिए। और जब लड़ाई खत्म हुई तभी उनको, जब वो लड़ाई जीत चुके थे तभी उन्होंने उनको रिहाई, सब ठंडा पड़ चुका था। तो फिर हमें आजादी क्यों मिली? देखिए 1956 में जो लॉर्ड क्लेमेंट एटली थे वो भारतवर्ष आए थे, और वो जो है वो वहां से गए थे, कलकत्ता गए थे। वहां जो जस्टिस पीबी चक्रवर्ती थे वो ऑफिशिएटिंग गवर्नर थे वेस्ट बंगाल के, और उनके पास वो जो है कोई 2-3 दिन रहे और बड़ी तफसील में उन्होंने बातचीत करी। उन्होंने उनसे दो बड़े पहले सवाल पूछे, वो थे तो जज, तो बड़े पहले सवाल पूछे। उन्होंने बोला देखिए कि 1942 की जो क्विट इंडिया मूवमेंट थी उसको आप कुचल चुके थे बड़ी बेरहमी। 1945 में आपने द्वितीय महायुद्ध को जीत लिया, तो आप इतनी जल्दी से भागे क्यों? 47 में आप भाग लिए, क्या वजह क्या थी? क्लेमेंट एटली ने उठा के इस तरह उंगलियां करी और बोला 3 शब्द, सुभाष चंद्र बोस
आजाद हिंद फौज। उन्होंने कहा कि सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज हालांकि इम्फाल कोहिमा की जंग हार चुके थे, लेकिन उन्होंने ऐसी स्थिति पैदा कर दी थी भारतवर्ष के अंदर, खासकर जब 1945 नवंबर दिसंबर में आईएनए में 3 अफसरों की ट्रायल शुरू हुई, धिल्लन, सहगल, शाहनवाज, एक हिंदू, एक सिख, एक मुस्लिम, इनकी ट्रायल वहां पे शुरू हुई और पूरे देश में मानो जैसे बम फट गया आक्रोश का। कलकत्ता में, दिल्ली में, लाहौर में, कराची में, मुंबई में रॉयट्स हुई साहब। पुलिस ने गोली चलाई लेकिन भीड़ रुकी नहीं, चढ़ती आई, चढ़ती आई, चढ़ती आई। हैरान रह गए अंग्रेज। उस वक्त के दस्तावेज हमने पढ़े हैं। एक रिपोर्ट भेजी जो चीफ ऑफ स्टाफ था ब्रिटिश इंडियन आर्मी का, फील्ड मार्शल ऑकिल ने वाइकाउंट वेवल, फील्ड मार्शल वेवल जो कि वॉयसरॉय थे, उनको डिटेल्ड एप्रिसिएशन दी कि क्या हालात है, क्या होने वाला है। और उन्होंने कहा कि हमको अंदेशा है कि फरवरी या मार्च तक विद्रोह इनिशियल शुरू हो जाएगा और अप्रैल, मई, जून तक पूर्ण रूप से विद्रोह हो सकता है। 25 लाख की भारतीय सेना थी उस वक्त, द बिगेस्ट ऑल वॉलंटियर फोर्स इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। वो जर्मनों से, जापानियों से, इटालियन से लड़के जंग जीत चुकी थी साहब। और वो जो फौज थी उसके चलते उन्होंने, बहुत माहिर थे जंग में, और अगर वो विद्रोह कर देते तो 40,000 गोरे सैनिक थे। उन्होंने कहा हमको तो जान के लाले पड़ जाएंगे, और उन्होंने पूरी प्लानिंग करी कि किस तरह जो गोरे सैनिक हैं, औरतें बच्चों को लेकर वो जहां जहां जिस शहर में एयरफील्ड है या बंदरगाह है वहां पहुंचेंगे, वो आउटर पेरीमीटर लगाएंगे, जबकि हमारी अंग्रेज महिलाओं, बच्चों, बूढ़ों को बाई एयर इवैक्यूएट किया जाएगा। पूरा इवैक्यूएशन का प्लान बन चुका था। इतना भय था आजाद हिंद फौज का और जो हमारी सशस्त्र सेनाओं में विद्रोह का। क्या आप जानते हैं, कितने जानते हैं आप में से कि 18 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी में भीषण विद्रोह हुआ। 80 जहाजों में से 79 79 पर जो सेलर्स थे उन्होंने यूनियन जैक को उतारा, तिरंगा झंडा फहरा दिया, अंग्रेज अफसरों को पानी में फेंक दिया और मुंबई और कराची की गलियों में जय हिंद के नारे लगाते हुए, वो जो है जय हिंद के नारे लगाते हुए नेताजी की तस्वीरों के साथ मार्च करने लगे। उसके कुछ हफ्ते, 1-2 हफ्ते बाद एयरफोर्स में विद्रोह शुरू हुआ और फिर जबलपुर में 2 आर्मी के यूनिटों में, सिग्नल और ईएबी के अंदर विद्रोह शुरू हो गया। अभी भी आप जबलपुर जाएं तो आपको वहां दीवालों में गोलियों के निशान दिखाई दें। साहब ये है, ये था हाल। अंग्रेज बिल्कुल पैनिक कर गए। वो समझ गए साहब कि ये विद्रोह तो अभी चिंगारी भड़की है, अगर पूरा भड़क गया तो क्या होगा। उस वक्त उन्होंने इस्तेमाल किया नेहरू का, गांधी का, सरदार पटेल का कि आप जाके प्लीज इनसे बात करिए, इनको समझाइए कि ये समर्पण कर दे, कुछ नहीं होगा, इत्यादि इत्यादि वगैरह। मतलब उन्होंने कांग्रेस के लीडरों का इस्तेमाल किया इस विद्रोह को कुचलने। विद्रोह की चिंगारी भड़क चुकी थी। अंग्रेज समझ गए कि साहब द राइटिंग इज ऑन द वॉल, अब हम यहाँ ज्यादा देर नहीं ठहर सकते। मुट्ठी भर गोरे सैनिकों से अब 25 लाख हिंदुस्तानी सैनिकों के ऊपर हावी नहीं हो सकते, वो खा जाएंगे आपको। और इस बार तो उनके पास 15,000 इंडियन ऑफिसर्स थे जो कि ब्रिगेडियर की रैंक, करियप्पा साहब पहुंच चुके थे, थिमैया साहब, नाथू सिंह इत्यादि कर्नल की रैंक पर। तो साहब ये था उस वक्त का माहौल जिसमें अंग्रेजों की तो छक्के छूट गए, ठंडे पसीने माथे पे आ गए। और उसी दिन 18 फरवरी को ही उन्होंने पैथिक लॉरेंस को लंदन से भेजा कि वो ट्रांसफर ऑफ पावर की बातचीत, आजादी देने की बातचीत शुरू कर दे। जाते जाते अंग्रेजों ने हम पे विश्वासघात किया। उन्होंने जो है
भारत का बंटवारा कर दिया, इंडिया पाकिस्तान में रॉयट शुरू कराई। वो चाहते थे जितना गदर हो उतना अच्छा, ताकि ये हाथ जोड़ के बोले अंग्रेजों वापस आ जाओ, इत्यादि इत्यादि। 14 अगस्त को पाकिस्तान आजाद हुआ और 15 अगस्त को भारत को आजादी मिली। पाकिस्तान ने एक पाकिस्तानी मोहम्मद अली जिन्ना को पहला गवर्नर जनरल चुना। पर हैरत की बात यह है कि नेहरू जी ने 200 साल की गुलामी के बाद भी जब आजादी मिली तो एक अंग्रेज लॉर्ड लुई माउंटबेटन को पहला गवर्नर जनरल चुना भारतवर्ष का, और उसका पहला आदेश था कि आजाद हिंद फौज का एक भी जवान अफसर जेसीओ वापस नहीं लिया जाएगा भारत की फौजों में, और उनकी पेंशन रोक दी जाएगी, उन्हें गद्दार करार किया जाएगा। गद्दार! अगर वो गद्दार थे तो देशभक्त कौन है साहब? अगर भगत सिंह टेररिस्ट था, जो कि आपकी इतिहास की किताबों में लिखा है, अगर चंद्रशेखर आजाद को आप टेररिस्ट कह सकते हैं, तो फिर देशभक्त कौन रह गया? अरे वो लाठी खाने वाले जिन्होंने बड़ा नाटक किया कि हमको लाठियां पड़ी। लाठी तो हमारी भैंस भी खाती है साहब, हर भैंस को मिनिस्टर थोड़ी ना बनाया जा सकता। देखिए, मैं कोई तौहीन नहीं कर रहा, लेकिन मुझे दुख केवल इस बात का है कि 60,000 की आजाद हिंद फौज थी, जिसमें से 26,000 शहीद हो गए। अभी तक पूरे भारतवर्ष में एक वॉर मेमोरियल, एक पत्थर नहीं है उनके नाम का। उनके नाम मिटा दिए गए, उन्हें गद्दार बोला गया। अगर वो गद्दार थे तो फिर आप आजाद क्यों हैं? आपको अंग्रेजों की चमचागिरी करते रहना चाहिए था ना, चाटुकारिता करते रहना चाहिए, तलवे चाटते रहने चाहिए थे, क्योंकि आपको तो आजादी पसंद नहीं। जिसने आजादी दिलवा दी उसको आपने गद्दार बोल दिया। ये हद है साहब, हद है ये, बेइंसाफी की भी हद है। लेकिन थैंक गॉड अब पासा पलटा है। 2019 में पहली बार देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी वो जो है वो गए थे लाल किले दूसरी बार। 15 अगस्त को तो जाते ही है, दूसरी बार गए। 21 अक्टूबर को नेताजी ने डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस की थी 1943 में सिंगापुर। उन्होंने आजाद हिंद सरकार का गठन किया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन एग्जाइल, और उसको 11 देशों ने मान्यता दी थी, जिसमें कि जर्मनी, जापान, इटली तो थे ही, रूस भी शामिल, सोवियत संघ भी शामिल, और छोटे मोटे देश थे जिन्होंने आजादी दी, बर्मा इत्यादि। तो जिन्होंने इसको रिकग्निशन दी इस सरकार को, मतलब लीगली रिकग्नाइज सरकार फॉर्म करी, एंड ही डिक्लेयर्ड वॉर अगेंस्ट ग्रेट ब्रिटेन। परंपरागत तरीके से उन्होंने युद्ध की घोषणा की अंग्रेजों के खिलाफ। तो साहब उस दिन प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी जी वो लाल किले गए, और नायक लालटी राम जो कि 102 वर्ष की आयु पर अभी 2 महीने पहले उनका निधन हुआ है, वो उनके साथ थे डायस पर, जबकि उन्होंने तिरंगा झंडा फहराया। अभी भी कुछ आजाद हिंद फौज के जो हैं हमारे सिपाही वो जिंदा हैं। 101, 102 की उम्र है, लेकिन रैमरॉड स्ट्रेट। 2 अफसर्स रानी झांसी रेजिमेंट की 95 वर्ष 96 वर्ष की, वो भी जिंदा जीवित। तो इनको पहली बार लाल किले पे लाया गया, और उस साल पहली बार रिपब्लिक डे परेड पे 4 ने हिस्सा लिया, जिनमें से एक 5 दिन के बाद परलोक सिधार गए। उनकी बस यही इच्छा थी कि हमें हमारी इज्जत लौटा दी जाए। हम अपने देश के लिए लड़े, हमने प्राण न्यौछावर किए, हमने जख्म सहे, बहुत टॉर्चर सहा, लेकिन उसके बाद हमको ऐसे फेंका गया जैसे दूध में से मक्खी। जब ये 1977 में जनता गवर्नमेंट आई थी, तब उनकी पेंशन रिस्टोर हुई। ऐसा अन्याय हमने इतिहास में नहीं देखा। जरूरत है इस वक्त इतिहास के पुस्तक बदलने की, इन 26,000 सैनिकों को सम्मान देने की। इनका एक मेमोरियल बना था सिंगापुर में, जब आजाद हिंद फौज ने जाते जाते खुद वहां सिंगापुर में वॉर मेमोरियल बनाया। सितंबर 1945 को लॉर्ड लुई माउंटबेटन और पंडित नेहरू ये सिंगापुर पहुंचे।
जो भारतीय मूल के लोग थे वहां, उन्होंने पंडित नेहरू को कहा कि आप जाके श्रद्धा सुमन वहां पे देंगे, ये जो वॉर मेमोरियल है आजाद हिंद फौज का। उन्होंने कहा जी मैं जरूर आऊंगा। वहां से उनको फोन आया लॉर्ड लुई माउंटबेटन का, जवाहर यू विल नॉट गो। बस हो गई खत्म, सारी देशभक्ति वहीं पे रह गई, धरी रह गई। जवाहर यू विल नॉट गो। उन्होंने आर्मी के इंजीनियर्स भेजे, उन्होंने पूरा फायर अप किया, बॉम्ब लगाए, बारूद लगाया और उस वॉर मेमोरियल को उड़ा दिया, चीथड़े चीथड़े कर दिया एक्सप्लोजिव। नाम और निशान बाकी नहीं छोड़ा। लेकिन साहब, हिम्मत की बात देखिए, देशभक्ति की दाद। आप देशभक्ति की बात करते हैं तो जो भारतीय मूल के लोग थे सिंगापुर में 1986 में, उन्होंने अपनी जेब से पैसा खर्चा और वो वॉर मेमोरियल उन्होंने एक नया बना के सिंगापुर में खड़ा कर दिया, आजाद हिंद फौज का। सिंगापुर में तो बन गया साहब, लेकिन अभी तक भारतवर्ष में एक भी वॉर मेमोरियल नहीं है। लेकिन आज मुझे कहते हुए बहुत खुशी हो रही है, और ये आधिकारिक बयान भी इसका जल्द ही आएगा। मुझे उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जी ने स्वीकृति दे दी है एक वॉर मेमोरियल बनाने के लिए आजाद हिंद फौज के 26,000 शहीदों के लिए। ये 26,000 का आंकड़ा मैं आपको समझाना चाहता हूं। देखिए, हमारा नया वॉर मेमोरियल बना है इंडिया गेट के पीछे, इंडिया गेट के पीछे बना है, और इस वॉर मेमोरियल में 25,580 नाम। कितने में से? 13 लाख की सशस्त्र सेनाओं में से। कब से कब तक? 1947 से लेकर आज तक 75 साल में हमारे 25,580 अफसर जेसीओ जवान शहीद हुए हैं। 47 की लड़ाई से लेकर हमारी लेटेस्ट काउंटर इंसर्जेंसी लड़ाइयों के अंदर। और वहां 60,000 में से 26,000, 44% जो फोर्स था वो मारा गया, वो शहीद हो गया, उन्होंने अपनी कुर्बानी दी। लेकिन उस कुर्बानी को अभी तक किसी ने याद नहीं किया था। थैंक गॉड, मैं बहुत आभारी हूं, हम बहुत रेडी हैं मोदी जी के, जिन्होंने आखिरकार ये फैसला लिया है सम्मान देने का उन सैनिकों को जिनकी वजह से आप और मैं आजाद हवा में सांस ले रहे हैं। नहीं तो साहब, हर बड़े क्लब में, दिल्ली के बाहर, मुंबई के बाहर, क्लबों के बाहर, बीएसओआई क्लब, जिमखाना क्लब के बाहर एक बोर्ड होता था, भारतीय और कुत्ते अंदर नहीं जा सकते। समझ रहे हैं आप गुलामी क्या होती है, चाटुकारिता। उसके बावजूद भी लोगों ने तलवे चाटे अंग्रेजों के, और आजादी के बाद भी चाटते रहे गए। बहुत दुख से कहना पड़ता है कि 1968 तक हमारी इंटेलिजेंस ब्यूरो MI5 को रिपोर्ट दे रही थी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जो परिजन थे, उनकी फैमिली थी, उसके ऊपर नजर रखे हुए थे कि कहीं नेताजी वापस ना आ जाए। इतना डरते थे अंग्रेजों। तो ये है बच्चों असली कहानी आपकी आजादी की। ये जरूरी था आपको बताना, आपको सुनाना, ताकि आप अंदाज लगा सके कि हम कहां से आए, हमें आजादी कैसे मिली और हम कहां जा रहे हैं। अहिंसा बहुत अच्छी बात है, महाभारत में ये श्लोक है, अहिंसा परमो धर्म, लेकिन हमको सिर्फ उसका पहला हिस्सा बताया जाता है। दूसरा हिस्सा क्या है जानते हैं आप? अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च, ये दूसरा हिस्सा है जो कभी नहीं बोला जाता। दूसरा हिस्सा कहता है अहिंसा परमो धर्म है, लेकिन धर्म की रक्षा में, धर्म मतलब व्हाट इज राइट, राइटियसनेस, उसकी रक्षा में हिंसा करना उससे भी उत्तम है। ये भुला दिया जाता। वैदिक काल से हमारी सेनाएं लड़ती आई हैं, 10 राजन युद्ध, 20 राजन युद्ध, द्वैदश राजन युद्ध है, वर्णन है वेदों में। युद्ध, महाभारत का युद्ध, पुराणों में युद्ध ही युद्ध, शुरू से हम लोग लड़ते आए हैं अपने बचाव की। लेकिन फिर एक नया एक सिस्टम शुरू हुआ, हम तो अहिंसावादी हैं, कोई एक गाल पे चांटा मार दूसरी गाल आगे करेंगे। अरे साहब, कोई आपकी बेटियों का बलात्कार करे तो क्या आप दूसरी गाल आगे करेंगे? शर्म आनी चाहिए।
800 वर्ष हमारे देश पे हमला हुआ, हमारे शहर जलाए गए, गांव जलाए गए, औरतों की इज्जत लूटी गई, वेश्या बाजारों में ले जाके बेचा गया उनको, और आप अहिंसा की बात करते हैं। आपको तो चुल्लू भर पानी में डूब के मरना चाहिए। ये अहिंसा नहीं, ये बुजदिली है, ये कॉवर्डाइस है। अब समय आ गया है कि भारत लड़े, और बड़ी खुशी के साथ कहना पड़ता है कि भारत ने लड़ना प्रारंभ कर दिया है। प्रथम विश्व युद्ध में हमने 13 लाख की फौज भेजी, 70,000 शहीद हुए थे, और 11 को विक्टोरिया क्रॉस मिला था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में 25 लाख सैनिक हमारे उन्होंने हिस्सा लिया था। और जैसे मैंने बताया कि अभी तक हमारे कोई 25,000 सैनिक से ज्यादा, 25,580 सैनिक इंडिपेंडेंस के बाद हमारे युद्धों में शहीद हो चुके हैं। 13 लाख की सेना है आज हमारी। और हमने 1971 के युद्ध में जब मैं था, जिसमें मैंने हिस्सा लिया, उसमें हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। बाहुबल पे ईस्ट, ये जो बांग्लादेश, एक नए देश का निर्माण किया। 550 किलोमीटर अंदर ईस्ट पाकिस्तान के घुस के उसकी राजधानी ढाका पे कब्जा किया, तिरंगा फहराया, और 93 नहीं 97,000 कैदियों ने आत्मसमर्पण किया। 97,000 से ऊपर, 97,550 से ज्यादा जो है पाकिस्तान के कैदियों ने सरेंडर किया था। बिगेस्ट सरेंडर आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। अब भारत वो भारत नहीं है जिसको आप धक्का दे सकते थे, जिसके शहर आप जला सकते थे, मंदिर तोड़ सकते थे, जिसके जिसके औरतों का बलात्कार कर सकते थे शरेआम आके इधर, और यहाँ के लोग दूसरी गाली आगे करते थे। अब वो मारेंगे, तुम्हारे देश में घुस के मारेंगे, जैसे कि उड़ी में हुआ। उड़ी के बाद हमने सर्जिकल स्ट्राइक करी, 5-6 महीने पाकिस्तान चुप रहा, फिर उसने पुलवामा में चुलबुली करी, बम फोड़ा, और हमारे सीआरपीएफ के जवानों को मारा। हमने एयर स्ट्राइक करी जो है बालाकोट के अंदर, 80 किलोमीटर पाकिस्तान में घुस के मारा, 22 महीने शांत रहा। अब जब चीन ने प्रोत्साहन दिया है, चीन ने आश्वासन दिया है, मैं लद्दाख में आ गया हूं, तुम करो जो करना है, ठीक है, तब पाकिस्तान की हिम्मत बढ़ी है, और वो अब चुलबुली फिर शुरू करती है जम्मू कश्मीर में। लगता है समय आ गया है इसको दोबारा सबक सिखाने का। अफगानिस्तान में गफलत कर रहा है, अफगानिस्तान में तबाही मचा रहा है पाकिस्तान। ये कोई समय नहीं है हमको सीज फायर देने का पाकिस्तान। हमको दबाव डालना चाहिए पाकिस्तान के ऊपर, ताकि ऐसी ओछी हरकतों से ये मुल्क पा जाए। तो बच्चों, एक बार फिर मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूं आज के स्वतंत्रता दिवस जो आने वाला है उसकी। आप लोग सब सुखी रहें, समृद्ध रहें, कुशल रहें, कोरोना से बचे रहें, पूरी आप जो है एहतियात बरतें, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग कायम रखें, और ये जो लड़ाई है महामारी की, इसके ऊपर भी फतेह पाए, हर मैदान फतेह पाए। हिम्मत हो आप में, हिम्मत मर्द मदद खुदा। जो हिम्मत करते हैं भगवान उसकी मदद करते। आप हिम्मत दिखाएं, शुजात दिखाएं, बहादुरी दिखाएं, सशस्त्र सेनाओं में जाएं, अपने देश के लिए लड़ें, दुश्मनों को मारें, तो जरूरत पड़े तो कुर्बानी देनी हो तो कुर्बानी देने से कभी हिचकिचाएं। मैं बूढ़ा हो गया हूं, रिटायर हुए भी मेरे को कितने साल हो गए हैं, 2008 में रिटायर हुआ, आज 2021। लेकिन हम केवल जो बूढ़े सैनिक हैं वो आपकी जवान पीढ़ी को मशाल दे सकते हैं। इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के, ठीक है। ये मशाल, जलती मशाल मैं आपको दे रहा हूं, क्योंकि ये दिलों में जल रही देशभक्ति की मशाल जो जली हुई है। एक जला हुआ दीपक ही दूसरे दीपकों को जला सकता है। आप वो जला हुआ ज्वलंत दीपक बने, सच्चाई के पथ पे चले, इंसाफ के पथ पे चले, देशभक्ति, देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत होने चाहिए आप, क्योंकि हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं। जय भारत, जय हिंद। थैंक यू।